Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And yes, today I am here with an interesting problem on electromagnetic induction. So this problem will test your understanding of the same topic. So let us check the problem statement of this question. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने से पहले मुझे कहना है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि कैसी लग रही है वीडियो। और साथ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप बताएं कि किस जगह पर आपसे क्वेश्चन फिनिश हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्या चीजें परेशानी आई, जिससे कि अपन और भी थोड़ा रिलेट कर पाए चीजों की कहाँ पर और किस जगह पर अच्छे अच्छे वीडियोस आ सकते हैं। तो मुझे भी हेल्प हो जाएगा और थोड़ा आप इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, एडवांस के बाद जरूर करते हैं। तो आगे आते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। तो ये स्टेटमेंट है हमारे सवाल में। एक सोलेनोइड है, उसके अंदर एक और सोलेनोइड है, दोनों पर लेंथ वेंथ वगैरह दोनों पर सेम है, करंट भी दोनों पर सेम चल रहा है। और फिर हम क्या बोल रहे हैं कि इस जगह पर इसके हिसाब से मुझे टोटल एनर्जी वगैरह चाहिए और दोनों के सेंटर के बीच में कुछ सेपरेशन। आप एक बार क्वेश्चन को रीड करें। ठीक है, पहले पार्ट पे आते हैं, विच इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपको देखो ये चीज बोला गया है कि द सोलेनोइड इज आइडियल बिकॉज टू ए नॉट, मतलब एरिया जो है वो काफी से एरिया से काफी बड़ा है लेंथ, तो आइडियल सोलेनोइड के बारे में बात किया गया है। ठीक है, सो ऐसा कुछ फिगर है मेरे पास। तो आप देखेंगे दोनों के, ये इसका सेंटर है, येलो वाले का सेंटर ये है, रेड वाले का सेंटर ये है। दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन L/2 बोला गया है, एक्स की वैल्यू में जैसे L/2। तो फिर ओवरऑल दोनों का लेंथ L है, तो ये लेंथ L/2 बचता है और फिर ये भी लेंथ L/2 ही बचता है। इसके हिसाब से फिर मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो मैं यहाँ पर कुछ रीजन के साथ चल रहा हूँ। देखोगे आप रीजन, कुछ मैंने रीजन डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैं इस रीजन पे देख रहा हूँ, इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना स्टोर्ड है ये देखना चाहता हूँ। तो इस रीजन पे देखने के लिए मुझे यहाँ पर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके वॉल्यूम से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैं लिख सकता हूँ B/2 म्यू नॉट, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर होने वाले वॉल्यूम से। बी का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो B²/2 म्यू नॉट और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम से। रीजन 2 मैं बोल रहा हूँ इस जगह पर, ओवरलैप्ड वाला जो रीजन है ये मेरा रीजन 2 है। और इस रीजन पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले की वजह से भी है और अंदर वाले की वजह से भी है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को आप 2B लिखेंगे, तो B²/2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर होने वाला वॉल्यूम। फिर बचता है रीजन 3, तो ये रीजन 3 है, इसको पूरा कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर इसको भी लिख लेंगे, यहाँ पर बस बाहर वाले की वजह से फील्ड है। और एक इस जगह भी फील्ड है जो कि बस ये आउटर वाले की वजह से। तो ठीक है, इस जगह पर भी फील्ड लिखते हुए हम, मतलब इनर वाले की वजह से है, तो इस जगह पर भी लिख लेंगे। तो बस हमें यही कुछ ऐसा ही कुछ करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही हमने यहाँ पर भी किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा फिगर है, और पहले मैं रीजन 1 पे लिख रहा हूँ, तो इसका लेंथ है L/2, एरिया है 2A, तो 2A इंटू L/2। फिर सेकेंड वाले रीजन पे एरिया है A और लेंथ है L/2, तो A इंटू L/2। 4 क्यों किया, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हुआ है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 2B है, तो 2B का स्क्वायर मतलब 4 का एक टर्म आ जाएगा इसके साथ, तो वो 4 यहाँ पर रख। फिर तीसरे रीजन पे एरिया है 2A-A, मतलब A, और मल्टीप्लाई कर रही है इसके लेंथ को, बिकॉज हम यहाँ तक ही कंसिडर किए हैं, तो ये लेंथ L/2 की है। और फिर लास्टली अगर देखें तो ये बाहर वाले रीजन पे यहाँ पर भी एरिया है A और लेंथ है L/2। तो बस ठीक है, यहाँ पर भी लिखी है कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखे, और यहाँ से मुझे कुछ सॉल्व करने पे मिल गया, ये एक रिजल्ट मिल गया। तो ये पहले पार्ट का आंसर है, जिसपे मैं बोल सकता हूँ कि ये अगर ऑप्शंस के साथ मैच करें तो ऑप्शन ए के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से देखें तो ऑप्शन ए के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है, 2 म्यू नॉट N² I² A/L। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि आपको बताना है, इफ सोलेनोइड इज नाउ पुश्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इनर सोलेनोइड को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर पुश कर रहा हूँ किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, तो बाहर वाले सोलेनोइड पे क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा, तो हम देखते हैं कैसे करना चाहिए। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आउटर सोलेनोइड,
तो एक ईएमएफ की वीडियोस पहले आ चुकी है और उसी की मदद से मैंने आपको वहां पर समझाया है कि जब भी आपको फ्लक्स वगैरह लिखना है तो बॉडी के डायमेंशंस को ना देखते हुए आपको नोटिस करना चाहिए कि टर्न से फ्लक्स पे क्या चेंज हुआ है। तो टर्न से अगर आप फ्लक्स पे चेंज देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप बहुत इजीली लिख पाएंगे कि ओवरऑल ईएमएफ कैसा है क्या है। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे मैं दोबारा से यूज करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना और फिगर को एनालाइज करना। तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ था, t इज इक्वल्स टू टी पे, एट t इज इक्वल्स टू टी पे, ये पिंक से मैंने बनाया। अब क्या हुआ, dt टाइम पे अगर ये v स्पीड से आ रहा है तो इसका ये वाला सेक्शन इधर आ गया होगा और ये थोड़ा बाहर निकल गया होगा उतना ही। कितना डिस्टेंस आ गया होगा ये, मान लेते हैं v की स्पीड से चल रहा है तो v dt डिस्टेंस आ गया होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया v dt। तो अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो dt टाइम पे v dt डिस्टेंस अगर ये आगे बढ़ गया तो हुआ क्या, हुआ ऐसा कि इस जगह जो टर्न्स थे बाहर वाले लूप, इस रीजन पे जो टर्न लाई कर रहे थे वो पहले क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो पहले इस जगह से जो फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहे थे एक बी, यहाँ पर होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी है और यहाँ से जो भी है बी इंटू, यहाँ पर होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी है इंटू एरिया ये वाला, और साथ में यहाँ से एक्सपीरियंस कर रहे थे ये मैग्नेटिक फील्ड था 2b और एरिया था a, इस जगह से। बट अब इन टर्न्स पे अगर देखें तो बाहर वाला इसको इधर शिफ्ट होने से बाहर वाला फील्ड एज इट इज है, बट इस अंदर वाले पे इस रीजन पे अब फील्ड बस किसकी वजह से है, अब बस फील्ड बाहर वाले की वजह से। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर फील्ड चेंज हुआ है, बी 2b से b हो चुका है और एरिया इसका a है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स पे जो चेंज आया इस जगह पर, इस जगह पर आया, और मैं बोल सकता हूँ ये पूरे आउटर लूप पे आया। क्यों, बिकॉज आउटर लूप पे ये वाला तो कांस्टेंट रह गया, तो जो यहाँ पर चेंज आया वही उस रीजन से चेंज आया। तो मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स का एक टर्न से क्या चेंज आया, एक टर्न से चेंज आया p इंटू ए, p इंटू ए का चेंज आया। और ऐसे कितने टर्न्स होंगे, ऐसे कितने टर्न्स होंगे, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n बाय l, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर होने वाले लेंथ से विच इज v dt। तो इतने टर्न्स इस रीजन के अंदर आएंगे, मतलब dt टाइम पे कितना फ्लक्स का चेंज हुआ, n बाय l टाइम्स ऑफ v dt। और अगर मुझे ओवरऑल फ्लक्स, ये तो ओवरऑल फ्लक्स हो गया ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि dt टाइम पे ये फ्लक्स का चेंज हुआ है, चेंज इन फ्लक्स इन dt टाइम। अब अगर मुझे अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूं dt से, तो ये मुझे मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और यही मेरा कहलाएगा मोशनल ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ। सो ईएमएफ की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि वो हो जाने वाला है बी, बी की वैल्यू रख लेते हैं, बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर एक n है तो इस n का स्क्वायर कर देते हैं, और एक l ऐसा आ गया, और एक l स्क्वायर भी हो जाएगा बिकॉज n बाय l लिखेंगे यहाँ से, और b की वैल्यू जब लिख रहे हैं उस पर भी होने वाला है। तो n बाय l का होल स्क्वायर, और आई थिंक यहाँ पर एक a का टर्म बच रहा है, एक b का टर्म बच रहा है। ये ईएमएफ आया है किस पे, बाहर वाले लूप। अब आपको सोचना है कि अंदर वाले लूप पे भी सेम ईएमएफ आया होगा, तो यस अंदर वाले लूप पे भी सेम डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है उस पे दोनों की वजह से फील्ड था, अब बस एक की वजह से फील्ड है, तो अंदर वाले पे भी यही ईएमएफ आया है, बाहर वाले पे भी यही ईएमएफ आया है, बट मुझे कहाँ बताना है बाहर वाले पे, तो ये मेरा आंसर होगा। तो अगर ईएमएफ की बात करें तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। सो ऑप्शन यहाँ पर अगर देखें तो फिर से पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बी बाय एल स्क्वायर। तो आप एक बार चेक करेंगे तो हाँ ये जरूर मैच होता हुआ दिखेगा, अगर कैलकुलेशन में इधर उधर कुछ गड़बड़ होगा तो आप एक बार देख लेंगे, कंसेप्ट ऐसा ही है। अब आगे आते हैं और थर्ड पार्ट पे देखते हैं कि थर्ड पार्ट पे क्या पूछा। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था फोर्स नीडेड टू पुल द इनर कॉइल विद अ कांस्टेंट स्पीड इज assume that the outer coil is fixed। बाहर वाले कॉइल को फिक्स मान रहे हैं और अंदर वाले कॉइल को जब अपन बाहर खींच रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या फोर्स की नीड होगी, अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मैं खींच रहा हूँ उसके लिए क्या फोर्स की नीड होगी। तो देखो ये भी इंटरेस्टिंग है।
अब फोर्स के लिए आप ध्यान दो कि जब आप इसे खींच रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो आप एक फोर्स लगा रहे हैं और इसके कारण इसके पास एक वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से खींच पा रहे हैं, मतलब आप कुछ एनर्जी दे रहे हैं, इस सिस्टम को कुछ एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल सिस्टम को अगर ऐसा करना है तो क्या चीज की नीड होगी? जो उसको अपोज कर रहा है ना, अपोज कौन कर रहा है? इंड्यूस ईएमएफ अपोज कर रहा है। तो उस इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट अगर मैं वर्क निकाल लूं कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो मुझे एक्चुअल में टोटल एनर्जी चाहिए उतना। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है, ओवरऑल अगर मैं एक टर्न बना लूं, एक्चुअल में एक टर्न पे नहीं, ये पूरा लूप है, उस पर मैं मान ले रहा हूँ कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो अभी हमने निकाला, ईएमएफ ई इंड्यूस हुआ है। अब इस ईएमएफ के अगेंस्ट पहले करंट इसमें चल रहा था आई, बट इस करंट के आ जाने से ईएमएफ जनरेट होने, इसको खींचने से एक ईएमएफ जनरेट होने लगा। बट हमने क्या देखा कि ये आई चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आई को कांस्टेंट मानते हुए सॉल्व करना है, आई चेंज नहीं हुआ है थ्रू आउट द मोशन। तो अगर ये आई चेंज नहीं हुआ है तो मुझे यहाँ पर कहीं एक ऐसा ई भी मिला होगा, बिकॉज पहले से तो कुछ ईएमएफ था जो कि अपन एक्सटर्नल सोर्स से दे रहे थे, ये एक्स्ट्रा आया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा था वो मुझे बाहर से मिल गया है। तो एक डीक्यू चार्ज को क्या वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, वो हो जाएगा डीक्यू टाइम्स ऑफ ई। और ऐसे ही मुझे पर यूनिट टाइम क्या वर्क करना पड़ेगा, तो dq बाई डी टी इंटू ई। तो ये वाला जो टर्म है इसको क्या बोलेंगे, करंट टाइम्स ऑफ ईएमएफ। तो करंट टाइम्स ऑफ ईएमएफ, ये मुझे पर्टिकुलरली अंदर वाले लूप के अगेंस्ट भी इतना वर्क करना पड़ेगा और बाहर वाले लूप के अगेंस्ट भी इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये टोटल एनर्जी मुझे चाहिए पर सेकेंड, पर सेकेंड मुझे ये एनर्जी चाहिए, मतलब पावर बोल सकते हैं, ये रिक्वायर्ड पावर है। और रिक्वायर्ड पावर के लिए आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी कम हो रही है, बिकॉज पहले यहाँ पर बाहर की तरफ आ गया, पहले यहाँ पर ज्यादा। तो कुछ एनर्जी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देगा, बट जो बचा हुआ एनर्जी है वो आपको एक्सटर्नली इसकी मदद से देना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ, ये वाला टर्म क्या बन गया, ई इंटू आई। ये जो मेरा टर्म बन रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है। और साथ में आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड पर सेकंड कुछ एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा। तो ये अगर मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ प्लस, मतलब यहाँ पर इसकी ये कम हो रहा है, ये तो अपने को पता ही है, तो मैं माइनस यूज कर रहा हूँ, आप वहां पे माइनस यूज नहीं करेंगे। तो ये जो वैल्यूज है, अगर ये, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब ये पावर मुझे देना पड़ेगा, पावर इनपुट, ये मेरा पावर इनपुट है। तो बस इसी चीज को देखना है आगे। तो पावर इनपुट को फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखेंगे, और बस ऐसा ही कुछ। तो फोर्स कैलकुलेशन पे देखो हमने क्या किया पहले। अब पहले मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने किसी जनरल एक्स पे सेम इक्वेशन को लिखा, मैंने मान लिया ये वाला पोर्शन एक्स है और ये वाला पोर्शन एल माइनस एक्स है, और वैसे ही एनर्जी लिखा हूँ। तो आप देख सकते हो एनर्जी में मुझे एक्स वाले टर्म से मतलब था, तो यहाँ से मैं 2ax लिख लिया, और यहाँ से -4ax का टर्म बाहर आ रहा है, यहाँ से -ax का टर्म आ रहा है, और यहाँ से +ax का टर्म आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, डीई बाई डी टी, और dx और dx अपन करते हुए क्या लिख लिए, डीई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, विच इज v। तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, इससे मैं लिख सकता हूँ v डीई बाई डी एक्स, v डीई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इस टर्म v डीई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो बस ठीक है, डीई बाई डी एक्स करते हैं, एनर्जी मैंने किसी भी एक्स पे निकाल लिया है, तो उसको डिफरेंशिएट करके कुछ ऐसा आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ पर सेकेंड इतनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये हमें हेल्प कर रहा होगा जब इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो ये एनर्जी कुछ प्रोवाइड हो रहा होगा। और साथ में हमें क्या एनर्जी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इनटू दिस, जो हमने पीछे बात की। तो इसको अगर जब कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है कुछ ऐसा, यहां से देखने पर आ रहा है कुछ ऐसा, और इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो मुझे फोर्स के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो फोर्स मतलब ये इनपुट पावर होगा, तो इनपुट पावर को मैंने फोर्स इनटू वेलोसिटी देख लिया, लिख लिया, और फिर यहाँ से वेलोसिटी के टर्म्स को कैंसिल किए, और ये आपका रिक्वायर्ड फोर्स। तो ये ओवरऑल एक जबरदस्त सवाल था।
एक बहुत शानदार सवाल था, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को थोड़ा और बढ़ाएं, जिससे कि आपको और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।